हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 4 भारत की साहित्यिक धरोहर अर्थात विरासत के बारे में आगे का भाग पढ़ाऊंगी। चलिए पढ़ते हैं। प्रादेशिक भाषाओं और उनके साहित्यिक को प्रादेशिक शासकों ने प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया। भक्ति मार्ग के संतों ने लोगों की भाषा में उपदेश दिया, जिनमें कबीर जैसे कई संतों का समावेश होता है। उस समय भोजपुरी और अवधी हिंदी भाषा की मुख्य बोलियां थीं। कबीर की रचनाएं मुख्य रूप से सदुक्कड़ी लोक बोली में है। उनके दोहे लोक साहित्य के भाग बने। मलिक मोहम्मद जैसी ने अवधी में पद्मावत नामक महाग्रंथ लिखा। इसके अलावा तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा। इस युग में अवधी भाषा के दूसरे कवि भी हुए। यहाँ बताया गया है कि प्रादेशिक भाषाओं और उनके साहित्य को प्रदेश के राजाओं ने बढ़ावा दिया, प्रोत्साहन दिया। भक्ति के रास्ते पर चलने वाले संतों ने लोगों की भाषा में, उन्हीं की भाषा में उनको ज्ञान दिया, जिनमें कबीर जैसे अनेक संतों का समावेश होता है। उस समय भोजपुरी और अवधी हिंदी भाषा की मुख्य खास बोलियां थीं। कबीर की रचनाएं मुख्य रूप से सदुक्कड़ी यानी साधु की बोली के जैसी लोक बोली में थी। उनके दोहे लोक साहित्य के भाग बने। मलिक मोहम्मद जैसी ने अवधी में पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा। इसके अलावा तुलसीदास रामचरितमानस प्रसिद्ध ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा। इस युग में अवधी भाषा के दूसरे कवि भी हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। इस युग में हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में साहित्य सर्जन हुआ यानी निर्माण हुआ, रचना हुआ। बंगाल के सुल्तानों के आश्रय यानी शरण में रहकर कृतिवास ने बंगाली भाषा में रामायण और प्रसिद्ध कवि चंडीदास ने सैकड़ों गीतों की रचना की। बंगाल में संत चैतन्य से भक्ति गीत लिखने की परंपरा यानी रिवाज शुरू हुई। नरसिंह मेहता ने गुजराती में और नामदेव तथा एकनाथ ने मराठी में भक्ति गीतों की रचना की। जैनुलब्दीन के आश्रय में कश्मीर में महाभारत और राजतरंगिणी जैसे अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। यहाँ बताया गया है कि इस युग में हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में साहित्य का रचना हुआ। बंगाल के जो सुल्तान थे उनके शरण में रहकर कृतिवास ने बंगाली भाषा में रामायण और प्रसिद्ध कवि चंडीदास ने सैकड़ों गीतों का निर्माण किया यानी उसकी रचना की। बंगाल में संत चैतन्य से भक्ति गीत लिखने की रिवाज शुरू हुई। नरसिंह मेहता ने गुजराती में और नामदेव तथा एकनाथ ने मराठी में भक्ति गीतों की रचना की। जैनुलब्दीन के शरण में रहकर कश्मीर में महाभारत और राजतरंगिणी जैसे अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। आगे है, विजयनगर के सम्राट के शासनकाल में संस्कृत का विकास होता रहा। फिर भी यह युग तेलुगु साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण काल है। विजयनगर का महान सम्राट कृष्णदेवराय तेलुगु और संस्कृत के लेखक थे। उन्होंने आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना की। इसमें बताया गया है कि विजयनगर के राजा के शासन के समय में संस्कृत का विकास होता रहा। फिर भी यह युग जो समय था तेलुगु साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण समय था। विजयनगर का महान सम्राट कृष्णदेवराय तेलुगु और संस्कृत के लेखक थे। उन्होंने आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ का निर्माण किया। आगे पढ़ेंगे। मुगल शासन दौरान वास्तुकला और अन्य कलाओं के साथ साहित्य का भी विकास हुआ। प्रथम मुगल बाबर तुर्की भाषा में तुज़के बाबरी नाम की आत्मकथा लिखी, जिसका फारसी में बाबरनामा नाम से अनुवाद हुआ। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। जहांगीर के तुज़के जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी। औरंगजेब भी सिद्धहस्त लेखक था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर भी एक उर्दू कवि था। तुलसीदास और सूरदास इस युग में हिंदी भाषा के महान साहित्यकार थे। कवि केशव दास ने प्रेम और विरह यानी जुदाई के विषय पर साहित्य लिखा। रहीम के दोहे देश की कई भाषाओं में आज भी प्रसिद्ध है।
मुगल शासन के समय के बारे में बताया गया है कि वास्तुकला और अन्य दूसरे कलाओं के साथ साहित्य का भी विकास हुआ। प्रथम मुगल बाबर तुर्की भाषा में तुझके बाबरी नाम से आत्मकथा लिखी, यानी अपने जीवन के बारे में उन्होंने लिखा, जिसका फारसी में बाबर नामा नाम से अनुवाद हुआ। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। जहांगीर ने तुझके जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी। औरंगजेब भी सिद्धहस्त लेखक थे। सिद्धहस्त का मतलब होता है रचना करने में निपुण। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर भी एक उर्दू कवि थे। तुलसीदास और सूरदास जी के बारे में बताया गया है कि इस युग में हिंदी भाषा के महान साहित्यकार थे ये दोनों लोग। कवि केशव दास ने प्रेम और विरह यानी जुदाई के विषय पर साहित्य लिखा। रहीम के दोहे देश की कई भाषाओं में आज भी प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। इस समय फारसी भाषा में भी अनेक उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी गई। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। आईने अकबरी में भारतीय रीति रिवाजों, शिष्टाचारों, धर्म दर्शन, आर्थिक स्थिति और जीवन के लगभग सभी पहलुओं यानी नज़रिए का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। एक ऐतिहासिक रचना के रूप में यह ग्रंथ बड़ा ही मूल्यवान है। अबुल फजल का भाई फैजी फारसी भाषा का एक महान कवि था। उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने तो महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवत गीता और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। अकबर के समय में इतिहास के कई ग्रंथ लिखे गए। यहाँ पे बताया गया है कि इस समय फारसी भाषा में अनेक उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी गईं। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। आईने अकबरी में अबुल फजल ने भारत के परंपराओं, शिष्टाचारों यानी सदाचारों, धर्म के दर्शन यानी धर्म के बारे में, आर्थिक स्थिति कैसी है, जीवन के लगभग सभी पहलुओं को यानी नज़रिए को विस्तार पूर्वक लिखा, उसका वर्णन किया। एक ऐतिहासिक रचना के रूप में यह सबसे बड़ा ग्रंथ, मूल्यवान ग्रंथ था। अबुल फजल का भाई फैजी फारसी भाषा का एक महान कवि था। उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। अकबर ने तो महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवत गीता और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों का अनुवाद करने के लिए एक अलग विभाग का निर्माण किया था। अकबर के इस समय में इतिहास के कई ग्रंथ लिखे गए। मध्य युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना उर्दू भाषा का जन्म है। यह नई भाषा साहित्य की दृष्टि से सबसे समृद्ध ऐसी अन्य आधुनिक भाषाओं की पंक्ति में आ गई। इस भाषा में वली, मीर दर्द, मीर तकी, मीर नजीर, अकबराबादी, असदुल्ला खान, गालिब जैसे महान कवि हुए। मध्य युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि उर्दू भाषा का जन्म है। यह नई भाषा साहित्य के नज़रिए से सबसे समृद्ध यानी मजबूत ऐसे अन्य नए आधुनिक भाषाओं की पंक्ति में यानी लाइन में आ गई थी, क्रम में। इस भाषा में वली, मीर दर्द, मीर तकी, मीर नजीर, अकबराबादी, असदुल्ला खान, गालिब जैसे महान कवि हुए थे। आगे पढ़ते हैं। 18वीं सदी में उर्दू गद्य का भी विकास हुआ। संस्कृत के अधिकांश ऐतिहासिक ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद होने लगा। तदुपरांत उर्दू में अनेक मौलिक यानी मूलभूत गद्य ग्रंथ भी लिखे गए, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद का दरबारे अकबरी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह बताया गया है कि 18वीं सदी में उर्दू गद्य का भी प्रगति हुआ, उसमें वृद्धि हुई। संस्कृत के ज़्यादातर ऐतिहासिक ग्रंथों का उर्दू भाषा में परिवर्तन होने लगा। तदुपरांत यानी उसके बाद उर्दू में अनेक मूलभूत गद्य ग्रंथ भी लिखे गए, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद का दरबारे अकबरी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे है भारत के प्राचीन विद्यापीठ। इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है नालंदा। बिहार के पटना जिला के बड़गांव नामक गांव के पास प्राचीन यानी पुराना नालंदा विद्यापीठ स्थित है। भारतीय संस्कृति में बौद्ध और जैन परंपरा में नालंदा का बहुत अधिक महत्व है।
इस प्राचीन विद्यापीठ में महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास यानी बौद्ध भिक्षुओं तथा जैन मुनियों की यात्रा निषेध की अवधि किया था, इसलिए यह स्थल जैन तीर्थ बना। 5वीं सदी में कुमार गुप्त ने यहाँ एक विहार बनवाया यानी भ्रमण करने के लिए। उसके बाद नालंदा की प्रसिद्धि में वृद्धि हुई थी। वहाँ हजारों हस्तलिखित ग्रंथों के अमूल्य भंडार थे। नालंदा विश्वविद्यालय था। भारतीय संस्कृत का यह एक तीर्थ धाम था। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। महान यात्री ह्यूएन सांग भी यहाँ आया था। आज तो इन महान विश्वविद्यालय के मात्र खंडहर यानी अवशेषों को ही देखने को मिलती है। फिर भी इन खंडहरों में घूमते घूमते भी देश की भव्य संस्कृति की एक झांकी यानी झलक देखी जा सकती है। नालंदा के बारे में यहाँ बताया गया है कि बिहार के पटना जिले के बड़गांव नामक गांव के पास प्राचीन यानी पुराना नालंदा विद्यापीठ स्थित है। भारतीय संस्कृति में बौद्ध और जैन परंपरा में नालंदा का बहुत महत्व है। इस पुराने विद्यापीठ में महावीर स्वामी ने 14 चतुर्मास किया था यानी बौद्ध भिक्षुओं और जैन मुनियों की यात्रा बंद करवा दी थी। वो समय चल रहा था, इसलिए यह जगह जैन तीर्थ बना। 5वीं सदी में कुमार गुप्त ने यहाँ एक विहार बनवाया था। विहार यानी घूमने का स्थान। उसके बाद नालंदा की प्रसिद्धि यानी विख्यात में वृद्धि हुई। वहाँ हजारों हस्तलिखित यानी हाथों से लिखे गए ग्रंथों के अमूल्य भंडार यानी खजाना थे। नालंदा विश्वविद्यालय था। भारतीय संस्कृति का यह तीर्थ धाम था। देश विदेश से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। महान यात्री ह्यूएन सांग भी यहाँ आया था। आज तो इन महान विश्वविद्यालय के मात्र खंडहर यानी अवशेष ही देखने को मिलते हैं। फिर भी उन खंडहरों में घूमते घूमते भी देश की भव्य यानी अलौकिक संस्कृति की एक झांकी अर्थात झलक देखी जा सकती है। आगे पढ़ते हैं। नालंदा से पढ़कर बाहर निकलने वाला विद्यार्थी भारत का आदर्श विद्यार्थी माना जाता था। ईसा की 5वीं से 11वीं सदी दौरान नालंदा शिक्षा का सर्वोत्तम यानी श्रेष्ठ केंद्र था, माध्यम था। इस समय भारत में विश्व के श्रेष्ठ ग्रंथालय थे। ग्रंथालय का मतलब होता पुस्तकालय। तक्षशिला तथा नालंदा विद्यापीठ के ग्रंथालयों में अध्ययन और संशोधन यानी उसमें सुधार करने, खोज करने के लिए देश विदेश से अनेक विद्यार्थी आते थे। इनमें से मात्र ह्यूएन सांग ही 657 हस्तलिखित ग्रंथ अपने साथ चीन ले गया था। यह बताया जा रहा है कि नालंदा से जो बच्चे पढ़कर बाहर निकलते थे विद्यार्थी, वह भारत का आदर्श विद्यार्थी कहलाते थे। ईसा की 5वीं से 11वीं सदी के दौरान नालंदा शिक्षा का सबसे बड़ा श्रेष्ठ केंद्र था, माध्यम था। इस समय भारत में विश्व के कुल श्रेष्ठ ग्रंथालय थे। तक्षशिला तथा नालंदा विद्यापीठ के ग्रंथालयों में पढ़ने और उसमें संशोधन करने के लिए यानी सुधार करने के लिए देश विदेश से अनेक विद्यार्थी आते थे। इनमें से मात्र ह्यूएन सांग ही 657 हस्तलिखित यानी हाथों से लिखे गए ग्रंथ अपने साथ चीन ले गया था। आगे पढ़ते हैं। 7वीं सदी में ह्यूएन सांग ने मुलाकात की थी। महाविद्यालय में 7 बड़े भवन थे। व्याख्यान यानी वृत्तांत के लिए 300 व्याख्यान कक्ष थे। विद्यार्थियों के रहने के लिए खास मठ बनाए गए थे। विद्यापीठ में निर्वाह के लिए कई गांव दान में मिले थे। गांव से प्राप्त आय से विद्यार्थियों को निःशुल्क यानी उनसे कोई शुल्क पैसे नहीं लिए जाते थे, भोजन और वस्त्र दिया जाता था। यहाँ से ग्रंथालय वाला क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। ईस्वी सन की 5वीं से 11वीं सदी तक नालंदा की प्रसिद्ध विद्या केंद्र के रूप में थी। इसमें बताया गया है कि 7वीं सदी में ह्यूएन सांग भारत आए थे। महाविद्यालय में 7 बड़े भवन थे। व्याख्यान यानी वृत्तांत के लिए 300 व्याख्यान कक्ष थे, कमरे थे। विद्यार्थियों के रहने के लिए विशेष मठ बनाए गए थे। विद्यापीठ में निर्वाह के लिए व्यतीत करने के लिए कई गांव दान में मिले थे। गांव से मिलने वाले आय यानी जो पैसे थे
उससे विद्यार्थियों को निःशुल्क यानी बिना कुछ शुल्क लिए पैसे लिए भोजन और वस्त्र यानी कपड़े दिए जाते थे। यहाँ के ग्रंथालय वाला क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था। ईस्वी सन की 5वीं से 11वीं सदी तक नालंदा की प्रसिद्धि विद्या केंद्र के रूप में थी। आगे पढ़ेंगे तक्षशिला, इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी से पश्चिम प्राचीन तक्षशिला विद्यापीठ थी। वह प्राचीन गांधार प्रदेश की राजधानी का शहर था। इस विद्यापीठ में 64 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ अधिकतर विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। भगवान बुद्ध के शिष्य जीवक ने यहाँ आयुर्वेद का पाठ सीखा। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने भी यहाँ अध्ययन किया था। दंतक कथा अनुसार रघुकुल में जन्म लेने वाले राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर से इस स्थल का नाम रखा गया। 7वीं सदी में यह महत्वपूर्ण विद्या केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। तक्षशिला के बारे में बताया गया है कि वर्तमान यानी अभी के समय में पाकिस्तान में स्थित रावलपिंडी से पश्चिम प्राचीन यानी पुराना तक्षशिला विद्यापीठ थी। वह प्राचीन गांधार यानी पुराना गांधार प्रदेश की राजधानी का शहर था। इस विद्यापीठ में 64 विद्याओं की शिक्षा यानी ज्ञान दी जाती थी। यहाँ ज़्यादातर विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ाई करते थे। भगवान बुद्ध के जो शिष्य थे जीवक, उन्होंने यहाँ आयुर्वेद का पाठ सीखा। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य ने भी यहाँ अध्ययन किया, ज्ञान लिया। दंत कथा अनुसार, दंत के कहने के अनुसार रघुकुल में जन्म लेने वाले राम के भाई भरत के जो पुत्र थे तक्ष, उनके नाम पर से इस जगह का नाम तक्षशिला रखा गया। 7वीं सदी में यह महत्वपूर्ण विद्या केंद्र यानी विद्या के माध्यम के रूप में प्रसिद्ध था, प्रख्यात था। आगे हम पढ़ते हैं। विद्यार्थियों को जिस विषय में रुचि हो उसी विषय की शिक्षा दी जाती थी। अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा सकता था। फिर भी सामान्यतः एक शिक्षक के पास लगभग 20 विद्यार्थी पढ़ते थे। वाराणसी, राजगृह, मिथिला और उज्जैन जैसे दूर के नगरों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। वाराणसी के राजकुमार यहीं शिक्षा प्राप्त करते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, व्याकरण शास्त्री पाणिनि और राजनीतिज्ञ कौटिल्य ने भी यहीं शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसा माना जाता है। तक्षशिला उच्च शिक्षा का केंद्र था। सामान्य स्थिति के विद्यार्थी गुरु के घर रहकर पढ़ाई करते थे। यहाँ वेद, शास्त्र, क्रिया, गज विद्या यानी योग विद्या, धनुर्विद्या, व्याकरण, तत्व ज्ञान, युद्ध विद्या, खगोल, ज्योतिष वगैरह आदि की शिक्षा दी जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य और स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। आगे तक्षशिला के बारे में बताया गया है कि विद्यार्थी को जिस विषय में रुचि होती थी उसी विषय की उसको शिक्षा दी जाती थी, ज्ञान दिया जाता था। अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में शिक्षक यानी गुरु विद्यार्थी को पढ़ा सकता था। फिर भी सामान्यतः एक शिक्षक के पास केवल 20 विद्यार्थी पढ़ते थे। वाराणसी, राजगृह, मिथिला और उज्जैन जैसे दूर के नगरों से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए यानी पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में यानी ज़्यादा संख्या में आते थे। वाराणसी के राजकुमार यहीं पे ज्ञान प्राप्त करते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत व्याकरण शास्त्री पाणिनि और राजनीतिक कौटिल्य ने भी यहीं शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसा माना जाता है। तक्षशिला उच्च शिक्षा का माध्यम था। सामान्य स्थिति में जिसकी स्थिति साधारण थी ऐसे विद्यार्थी गुरु के घर रह कर के पढ़ाई करते थे। यहाँ वेद, शास्त्र, क्रिया, योग विद्या, धनुर्विद्या, व्याकरण, तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान, युद्ध विद्या, खगोल, ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य और स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहीं पे ज्ञान लिया था, यहीं पढ़ाई की थी। आगे पढ़ते हैं। 5वीं सदी के आरंभ में चीन के फहियान ने इस स्थल की मुलाकात की यानी यहाँ पे आए थे। आगे हम पढ़ेंगे वाराणसी के बारे में, जिसको काशी के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी यात्रा धाम के रूप में प्रसिद्ध है। ईस्वी सन पूर्व 7वीं सदी में यहाँ भारत का प्रसिद्ध विद्या केंद्र था। उपनिषद काल में यह आर्य संस्कृत और धर्म के केंद्र के रूप में विकसित हुआ।
इसके राजा अजातशत्रु उपनिषद कला में एक तत्वज्ञानी यानी ब्रह्म ज्ञान के विषय में जानने वाले और विद्या के पोषक थे, उसको बढ़ाने वाले थे। व्यास संहिता में महर्षि वेद व्यास का आश्रम यहीं होने का उल्लेख है। भगवान बुद्ध ने अपने मत यानी विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए वाराणसी को पसंद किया था। आदि शंकराचार्य जैसे समर्थ यानी योग्य तत्वज्ञ यानी ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले अपने वेदांत में के नूतन यानी नए सिद्धांत की स्वीकृति के लिए काशी जाना पड़ा था। चैतन्य महाप्रभु और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक यानी गति देने वाले वल्लभाचार्य भी अपने वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा यानी सम्मान यहीं प्राप्त की थी। पंजाब के विद्वान परिवारों को जब स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा तब वे मुख्य रूप से काशी और कुछ संख्या में कश्मीर जाकर बसे। अन्य राजाओं के राजकुमार भी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते थे। सम्राट अशोक के आश्रम से वाराणसी का सारनाथ मठ प्रसिद्ध विद्या धाम बना। वाराणसी यानी काशी के बारे में यहाँ बताया गया है कि वाराणसी यात्रा धाम के रूप में प्रख्यात है। ईस्वी सन पूर्व 7वीं सदी में यह भारत का प्रसिद्ध यानी प्रख्यात विद्या केंद्र का विद्या ग्रहण करने का माध्यम था। उपनिषद काल में यह आर्य संस्कृति और धर्म के केंद्र के रूप में प्रगति की इसका वृद्धि हुआ। इसके राजा अजातशत्रु उपनिषद काल में एक तत्वज्ञानी और विद्या के पोषक थे, उसको बढ़ावा देने वाले थे। व्यास संहिता में महर्षि वेद व्यास का आश्रम यहीं होने का वर्णन है। भगवान बुद्ध ने अपने मत यानी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए वाराणसी को ही पसंद किया था। आदि शंकराचार्य जैसे समर्थ यानी योग्य तत्वज्ञ को अपने वेदांत के नए सिद्धांत की स्वीकृति के लिए काशी जाना पड़ा था। चैतन्य महाप्रभु और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक का मतलब होता है गति देने वाला वल्लभाचार्य जी भी ने अपने वैष्णव संप्रदाय की प्रतिष्ठा यानी सम्मान यहीं से प्राप्त की थी। पंजाब के विद्वान परिवारों को जब स्थानांतरण करना पड़ा था, छोड़ के जाना पड़ा था, तो उन्होंने मुख्य रूप से काशी और कुछ संख्या में कश्मीर में जाके बसे। दूसरे राजाओं के राजकुमार भी यहाँ अच्छी शिक्षा उच्च स्तर की शिक्षा के लिए आते थे। सम्राट अशोक के आश्रम में यानी सरल से वाराणसी का सारनाथ मठ प्रसिद्ध विद्या धाम बना। आगे हम वल्लभी के बारे में पढ़ेंगे। ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में गुजरात का यह विद्या धाम एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। वल्लभी को विशाल और अत्यंत प्रसिद्ध विद्या धाम बनाने में मैत्रक वंश के तत्कालीन शासकों और नागरिकों का विशेष यानी खास योगदान था। 7वीं सदी के भिक्षुक यानी भिक्षा मांगने वाले विद्यार्थी रहते थे। तब वल्लभी बौद्ध मत के हीनयान पंथ का केंद्र था। 7वीं सदी के मध्य में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान स्थिरमति और गुणमति वल्लभी के अग्रगण्य यानी सबसे आगे रहने वाले आचार्य थे। सुदूर यानी बहुत दूर के गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों से ब्राह्मण विद्यार्थी यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते थे। चीनी यात्री इत्सिग ने लिखा है कि वल्लभी पूर्वी भारत के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान नालंदा से स्पर्धा करती थी। वल्लभी एक राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। ईस्वी सन 480 ईस्वी से सन 775 ईस्वी तक वल्लभी के शासक मैत्रक राजा भी विद्या और विद्यापीठ के महान आश्रयदाता थे। आश्रयदाता मतलब होता है शरण देने वाले। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि मैत्रक वंश के राजा बौद्ध नहीं थे, सनातनी थे, फिर भी इस संस्था की सहायता करते थे। वल्लभी के बारे में यहाँ बताया गया है कि ईस्वी सन के 7वीं शताब्दी में गुजरात का यह विद्या धाम एक प्रसिद्ध प्रख्यात शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी को विशाल और बहुत ही प्रसिद्ध विद्याधाम बनाने में मैत्रक वंश के तत्कालीन शासकों और नागरिकों का खास योगदान था। 7वीं सदी में भिक्षुक यानी जो भिक्षा मांग के विद्यार्थी पढ़ाई करते थे, ऐसे विद्यार्थी रहते थे। तब वल्लभी बौद्ध मत के हीनयान पंथ का केंद्र था, माध्यम था। 7वीं सदी के मध्य में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान
स्थिरमती और गुणमती वल्लभी के अग्रगण्य आचार्य थे, पहले गुरु थे। सुदूर गंगा यानी बहुत दूर के गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र से ब्राह्मण विद्यार्थी यहाँ उच्च कोटि की शिक्षा के लिए आते थे। चीनी यात्री सिंह ने लिखा है कि वल्लभी पूर्वी भारत के प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान नालंदा से प्रतियोगिता करते थे। यहाँ बताया गया कि वल्लभी एक राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तर का बंदरगाह था 480 ईस्वी से 775 ईस्वी तक। वल्लभी के शासक यानी राजा मैत्रक राजा भी विद्या और विद्यापीठ के महान आश्रयदाता थे, शरण देने वाले थे। यह बात खास ध्यान देने के लायक है कि मैत्रक वंश के जो राजा थे वो बौद्ध नहीं थे, सनातनी थे, फिर भी संस्था की सहायता करते थे। आगे पढ़ेंगे। ईस्वी सन 775 में अरबों ने आक्रमण किया और मैत्रक पराजित हुए तथा विद्यापीठ बंद हो गया। यहाँ प्रसिद्ध विद्वानों के नाम दरवाजों पर लिखे जाते थे। विद्वान राजसभा में अपना पांडित्य यानी विद्वता दिखाकर राजतंत्र में ऊंचे अधिकार प्राप्त करते थे। यह प्रसिद्ध विद्यापीठ थी। ज्ञान की आराधना तथा विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्रणाली यानी तंत्र के कारण भारत में ही नहीं बल्कि तत्कालीन सुसंस्कृत विश्व में यह प्रसिद्ध थी। इस विद्यापीठ में देश विदेश से अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे। सही अर्थ में यह अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ थी। इसमें लगभग प्रत्येक विद्या शाखाओं से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। इन सभी विद्यापीठों का निर्वाह यानी भरण पोषण राजाओं और श्रेष्ठियों द्वारा मिले दान से होता था। यह वास्तविकता तत्कालीन समाज की विद्या के प्रति प्रेम और निष्ठा अर्थात श्रद्धा दर्शाता है। भारतीय विद्या कला और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने वाली ये विश्वविख्यात यूनिवर्सिटियाँ थीं। यहाँ बताया गया कि ईस्वी सन 775 ईस्वी में अरबों ने हमला किया और मैत्रक की हार हुई तथा विद्यापीठ तब से बंद हो गया। यहाँ प्रसिद्ध विद्वानों के नाम दरवाजों पर लिखे जाते थे। विद्वान राजसभा में अपना पांडित्य यानी विद्वता दिखाकर राजतंत्र में ऊंचे अधिकार पाते थे, प्राप्त करते थे। यह प्रसिद्ध विद्यापीठ थी। ज्ञान की आराधना तथा विशिष्ट यानी खास प्रकार की शिक्षा प्रणाली के कारण भारत में ही नहीं बल्कि तत्कालीन सुसंस्कृत यानी सुंदर संस्कार से युक्त विश्व में यह प्रसिद्ध थी। इस विद्यापीठ में देश विदेश से पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते थे। इन सभी विद्यापीठों का निर्वाह यानी उसका गुजारा राजाओं और श्रेष्ठियों यानी सेठों द्वारा मिले दान से होता था। यह वास्तविकता यानी सत्यता तत्कालीन यानी उस समय का समाज की विद्या के प्रति प्रेम और निष्ठा यानी श्रद्धा दिखाता है, दर्शाता है। आगे बताया गया है कि भारतीय विद्या कला और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने वाली पूरे विश्व में प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियाँ थी। बच्चों, आज का यह पाठ समाप्त हुआ। आगे का पाठ आगे के वीडियो में जितना पढ़ाया गया उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, तब समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।